मैं डॉक्टर बलवंत भदौरिया राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय से आप सभी को बहुत आदर और सम्मान से प्रणाम करता हूं। राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश के सहयोग से एवं राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय के सहयोग से दोनों के संयुक्त तत्वावधान में संगीत एवं कला विषय के विविध आयामों को सजोए कला से समृद्ध शिक्षा अभिनव सोच के साथ विभिन्न रोचक गतिविधियों की श्रृंखला का यह आयोजन है। मैं आज की इस श्रृंखला में चित्रकला में भित्ति चित्रकारी एवं मूर्ति कला में कुंभकारी के प्रयोग एवं महत्व पर प्रकाश डालूंगा और साथ में इसके कुछ जो प्रयोग है इसको हम लोग कैसे घरों में कर सकते हैं या किस तरह की इसमें रुचि रख सकते हैं, इसको आगे बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में बताऊंगा। प्रारंभ करने से पहले मैं अपने विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर साहित्य कुमार नाहर सर का मैं बहुत आभारी हूँ। साथ ही हमारे कुलसचिव सर श्री दिनेश पाठक सर का और मध्य प्रदेश शासन राज्य शिक्षा केंद्र का भी बहुत आभारी हूँ, उनकी वजह से ही मुझे ये अवसर प्राप्त हुआ कि मैं आपसे अपने ज्ञान के बारे में आपसे इस बारे में चर्चा कर सके और अपने विषय के बारे में आपकी कुछ रुचि विकसित करने में मैं मदद कर सकूं। हम इस श्रृंखला के मैं चौथी कड़ी में है चित्र फाइन आर्ट्स के इसमें हम भित्ति चित्रकला में भित्ति चित्रकला की तरफ और मूर्ति कला में पोट्री आर्ट के बारे में आज बात करेंगे। सर्वप्रथम भित्ति चित्रकला के बारे में हम इसमें बात करने जा रहे हैं। अभी मनुष्य की प्रथम अभिव्यक्ति का जो प्रमाण है वो है शैल चित्रकला है और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रॉक पेंटिंग के माध्यम द्वारा मनुष्य ने सर्वप्रथम अपनी अभिव्यक्ति की थी और हमारे देश में कई ऐसे दुर्गम स्थान हैं जहाँ पर शैल चित्र बने हुए हैं और जो प्रकाश में भी आ चुके हैं और कई जगह अभी भी शोध के लिए शोध की आवश्यकता है उसमें। और मध्य प्रदेश में भी भीमबेटका केव्स है, वहाँ पर बहुत उत्कृष्ट उस समय के प्रमाण है वो शैल चित्रों के रूप में हमारे सामने हैं। और उसके पश्चात उसका जो वहाँ से जो विकास अभिव्यक्ति की जो चित्रकला की जो श्रृंखला प्रारंभ हुई थी वह आगे चलकर भित्ति चित्रकला के रूप में सामने आती है और देश में हमारे जो भित्ति चित्रकला है वह उत्कृष्ट है और विश्व में हम बहुत गौरवशाली स्थान पर हैं। अपने भारत की जो भित्ति चित्रकला है उसके प्रमाण के आधार पर उसको लेकर उसकी चित्रकला की परंपरा की वजह से भित्ति चित्रकला दीवार पर कुरेद कर उस पर गारा मिट्टी के साथ कुछ उसका जो मसाला बनाया जाता है उसमें बजरी भूसा गारा आदि मिलाकर उसका लेप किया जाता है। पहले दीवार को उसको कुरेदा जाता है और कुरेदने के बाद उस पर ये गारे का जो मिश्रण होता है उसको उस पर चढ़ाया जाता है। उसके पश्चात चूने की एक उस पर लेयर चढ़ाई जाती है। उसके उपरांत चित्र प्रारंभ किए जाते हैं। भित्ति चित्रकला मुख्य रूप से दो तकनीकों में चित्र बनाए जाते हैं। उसमें फ्रेस्को वीनो में बनाया जाता है, फ्रेस्को सैको में बनाया जाता है। फ्रेस्को वीनो मतलब गीली सतह पर ही सतह पर ही काम किया जाता है और फ्रेस्को सेको में वो सतह सूखी हो सकती है, उसके पश्चात उस पर काम किया जा सकता है। फ्रेस्को वीनो जो पद्धति है भित्ति चित्रकला की बड़ी कठिन पद्धति है सेको की अपेक्षा और इसमें चित्र बनाए जाते हैं जिनका हजारों वर्षों के प्रमाण आज हमारे सामने उपलब्ध हैं। भारत में भित्ति चित्रकला के बहुत सारे प्रमुख केंद्र हैं। उसमें एक प्रमुख केंद्र है जोगीमारा गुफा। स्लाइड्स है ठीक। जोगीमारा केव्स इसमें यहाँ पर भारत में सर्वप्रथम भित्ति चित्र बनाए गए थे जिसकी स्लाइड्स आप देख रहे हैं उसमें। और नेक्स्ट उसमें जोगीमारा गुफा का दूसरा चित्र है जो आप देख रहे हैं उसमें। जोगीमारा के जो चित्र हैं वो सबसे प्राचीन है भित्ति चित्रों में, इसलिए उनका संरक्षण उस तरह से नहीं हो पाया समय की वजह से और वह काफ़ी कुछ नष्ट हो चुके हैं, लेकिन जो उपलब्ध है वो है हमारे पास अभी देखने के लिए। पूरे विश्व में अजंता गुफाओं के जो भित्ति चित्र है वो विश्व प्रसिद्ध है और वह एक हमारे देश की गौरवशाली परंपरा है जो हमारे सामने है। अजंता में भित्ति चित्र की एक बड़ी श्रृंखला है और उन गुफाओं में उसको बनाया गया था
और वह जो चित्र हैं वो ज़्यादातर बौद्ध जातक गाथाओं पर, बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र बनाए गए हैं, भगवान बुद्ध पर आधारित हैं वह चित्र। और यह महाराष्ट्र में जलगांव के पास औरंगाबाद जिले में बहुत अजंता गुफाएं हैं, और लगभग 800 वर्षों से ज़्यादा, 1000 वर्षों तक वहाँ पर चित्र बनाए गए। अलग अलग समय में गुफाओं को खोदा गया और दीवारों पर उस जो पद्धति है उससे वो चित्र बनाए गए। उसमें चित्रों की जो तकनीक है उसमें फ्रेस्को, वीनो और टेम्परा का एक तरह से मिश्रण पद्धति मानी जाती है उसको, उसमें वह चित्र बनाए गए थे। ये जो स्लाइड्स हम देख रहे हैं हमारे सामने है, अजंता का एक चित्र है। ये बड़ा विश्व प्रसिद्ध चित्र है, पद्मपाणि बोधिसत्व का चित्र है, 1 नंबर गुफा में है ये चित्र है। दूसरा चित्र भी स्लाइड्स हम देख रहे हैं, यह भित्ति चित्र है, अजंता की गुफाओं में चित्र यह बनाया हुआ है। अजंता में इस तरह के अनगिनत भित्ति चित्र बनाए गए हैं। उसके पश्चात एलोरा गुफाओं का, एलोरा गुफाओं का स्लाइड्स है आपके सामने, और यह एलोरा में भी भित्ति चित्र बनाए गए थे। यूं तो एलोरा अपनी गुफाओं के लिए और कैलाश मंदिर के लिए विश्व प्रसिद्ध है। वहाँ पर जिस तरह के स्टोन कार्विंग में जिस तरह का काम हुआ है वह विश्व प्रसिद्ध है और बड़े आश्चर्य में डालने वाला कार्य है वह। और वहाँ पर चित्र भी बनाए गए, लेकिन कुछ समय की वजह से या उस भूगोल की जो स्थिति, उसकी स्थिति है कि वहाँ मनुष्य का आना जाना आसान था, आवाजाही बनी हुई थी, जिस कारण कैलाश मंदिर में भी चित्र बने थे वो समय काल में कुछ नष्ट हो गए, थोड़े बहुत बाकी है। लेकिन कुछ गुफाओं में चित्र जो जैन धर्म से संबंधित है वह सुरक्षित हैं, और बहुत अच्छी बड़ी परंपरा एलोरा गुफाओं में भित्ति चित्रों के रूप में हमारे सामने दिखलाई देती है। एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर है, उसका यह चित्र है, और एक ही पत्थर को ऊपर से काटते हुए इस चित्र को बनाया गया है। उसके बाद इसके आगे नेक्स्ट स्लाइड्स में जाएंगे, बाघ केव्स के चित्र आते हैं हमारे सामने। उनको बाघ गुफाओं में जो अजंता चित्रों की जो श्रृंखला थी उसी को आगे बढ़ते हुए बाघ केव्स में बनाया गया था, और वहाँ भी उसी तरह की गुफाओं को बनाए गए। करीब 8-9 केव्स थी वहाँ पर, उनमें चित्र बनाए गए थे। लेकिन समय की वजह से, एक लंबा समय हो चुका है, उस वजह से उन चित्रों को संरक्षित करना उतना आसान नहीं था। तो कुछ चित्र अभी हमारे पास सुरक्षित हैं और कुछ गुफाओं के चित्र कुछ नष्ट हो चुके हैं। उसी श्रृंखला का एक यह चित्र है बाघ गुफा का। इसके बाद नेक्स्ट जो स्लाइड्स है उसमें भी बाघ गुफा का यह चित्र है, और इसकी ये जो चित्र है इसकी रिप्लिका राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय के परिसर का जो मुख्य प्रथम जो भूतल पर बरामदा है उसके प्रवेश द्वार पर यह चित्र, उसकी रिप्लिका बनाई गई है। और यह चित्र प्रोफेसर भावसार सर, आइलैंड भावसार सर जो भोपाल, उनके द्वारा और साथ में उनके हमारे विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा मिलकर बनाया गया है। भारत में भित्ति चित्रकला की एक बड़ी परंपरा है, और लगभग अजंता या जोगीमारा से प्रारंभ होते हुए और 2000 वर्षों तक भित्ति चित्र अलग अलग स्थानों पर बनाए जाते रहे। बहुत सारे हमारे उदाहरण हमारे पास प्रस्तुत हैं। इनको इस संक्षिप्त समय में बताना तो संभव नहीं है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाद जो चित्र है वो सित्तन वासल गुफा का चित्र है, और यहाँ पर जैन धर्म से संबंधित चित्र, भित्ति चित्र बनाए गए थे। राजस्थान में भित्ति चित्रकला की एक बड़ी परंपरा रही है, जैसे कि शेखावटी की बहुत सारी हवेलियों में और इसके अलावा वहाँ के जो किले हैं उनमें चित्र बनाए गए। और उसी श्रृंखला में मध्य प्रदेश में ऊर्छा में भी भित्ति चित्रकला की परंपरा रही, और ग्वालियर में भी बनाए गए बहुत सारे भित्ति चित्र, और दतिया में भी बनाए गए भित्ति चित्र।
राग रागनी जो चित्रकला है उसके प्रथम उदाहरण और अंतिम उदाहरण भी ग्वालियर अंचल के आसपास ही दिखाई देते हैं। और भित्ति चित्रकला की परंपरा भारत में बहुत समृद्ध रही और बहुत लंबे समय तक रही। ये भित्ति चित्र बनाना एक वैसे कठिन प्रक्रिया है, वह आसान नहीं होती है, लेकिन अगर एक किसी गुणवान व्यक्ति जो उसमें समर्थ हो उसके अगर मार्गदर्शन में इस यह कार्य को किया जाए तो किया जा सकता है। और इसके लिए राजस्थान में अभी भी बनस्थली विद्यापीठ विश्वविद्यालय में इसका एक स्कूल चलता है और वो लोग वहाँ उनके यहाँ प्रशिक्षण भी दिया जाता है। ओरछा का यह राजा महल का एक भित्ति चित्र है और वो ओरछा के जो महल हैं वो सब पूरी तरह से वह भी भित्ति चित्रों से भरे पड़े हुए, उन हर कमरों में वहाँ भित्ति चित्र बनाए और काफ़ी संरक्षित भी हैं वो चित्र। पिछले और जो श्रृंखला थी उसमें हमने चित्रकला की अन्य विधाओं के बारे में बात की थी, पोर्ट्रेट पर बात की थी हमने, स्टिल लाइफ पर बात की थी और ड्राइंग पर भी हमने बात की थी, जिसको आप आसानी से अपने घरों में बना सकते हैं। और भित्ति चित्रकला भी उसी परंपरा का एक हमारा जो मौलिक गौरव है, हमारा जो भारतीय गौरव है वह भित्ति चित्रकला में दर्शित है। और हमारे बहुत सारे किले और हमारे देश के बहुत सारे स्मारकों में यह चित्र बनाए गए, इसलिए अनिवार्य था कि इसके बारे में भी हम बात करें। और डेमोन्स्ट्रेशन में उसका डेमो करना उतना आसान नहीं है, उसके लिए अलग से प्रशिक्षण अगर हो तो आप कहीं पर ले सकते हैं। इसके बाद हम मूर्तिकला के हमने और विषयों पर बात की थी, जिसके बारे में हमने मिट्टी से कैसे आप मूर्तियां घरों में बना सकते हैं, मिट्टी को कैसे तैयार किया जाता है और किस तरह से आसान आप गणेश की प्रतिमा या अन्य प्रतिमाओं को बना सकते हैं। इस बार हम मूर्तिकला के विषय में पॉटरी आर्ट के अंतर्गत बात करने जा रहे हैं। मूर्तिकला में एक महत्वपूर्ण विषय है सिरेमिक, और सिरेमिक के अंतर्गत पॉटरी आर्ट आती है। और पॉटरी पर आज हम बात करने जा रहे हैं। इसको कुंभकारी कहा जाता है। इसमें कहें तो एक प्रकार से मिट्टी के बर्तन और या खिलौने आदि को मिट्टी से बनाया जाता है और उनको कठोर और टिकाऊ बनाने के लिए उसको उच्च तापमान पर उसको पकाया भी जाता है। तो वह एक तरह हमारे सामने टेराकोटा के रूप में या पॉटरी के रूप में सामने आता है। इसमें पॉटरी में दो प्रकार से पॉटरी की जा सकती है। एक में हमको चाक की ज़रूरत पड़ती है और एक में हम बगैर चाक के कॉइल पॉटरी हम कर सकते हैं। आप साधारण तरह अगर घर में बनाना चाहें तो आप कॉइल पॉटरी के माध्यम से आप कुछ इसके बना सकते हैं। घर में कोई खिलौना बना सकते हैं, आप कोई मिट्टी बर्तन बना सकते हैं और उसको आप साधारण तरीके से अगर सुखा लेंगे तो वो आसानी से संरक्षित भी हो जाएगा। वैसे उसको पकाने की आवश्यकता होती है। और इसकी शुरुआत एक तरह से मनुष्य, इसका जो आविष्कार है वो साधारण रूप से ही माना जाता है कि मिट्टी के जो एक प्रकार से कई बार आप ग्रामीण अंचल में जब पशु तालाबों में जाते हैं तो उनके शरीर पर मिट्टी चिपक जाती है और जब वो सूखती है तो वो उनके शरीर से निकलकर गिर जाती है और उसके बाद किसी कारण से अगर वो आग वहाँ पर लगती है उस जगह जहाँ पर वो मिट्टी का गिरा हुआ बर्तन होता है। तो इस प्रकार की घटना हुई होगी जहाँ से ये प्रेरणा मिली। और पॉटरी का एक बहुत प्राचीन इतिहास है और इसके बहुत सारी सिविलाइजेशन में इसके अवशेष हमें मिलते हैं। तो वह जो मिट्टी है पशुओं के शरीर से गिरी होगी और वो है एक वातावरण में आकर वो अपने टेम्परेचर पर सूखी होगी। किसी कारण से वहाँ जब आग लगी होगी तो वह बर्तन जो मिट्टी है वो पक गई और पकने के पश्चात जब बरसात का मौसम आया या जो भी है उसके माध्यम से उसमें पानी गिरा तो वह संरक्षित हो गया और वो एक तरह से वो हमारे सामने पॉटरी के रूप में एक आविष्कार आया, जिससे प्रेरणा लेकर इसका विकास किया गया और वो आगे बढ़ता चला गया और बहुत सुंदर रूप में आगे चल के भविष्य में सौंदर्य दृष्टि से, उपयोगी दृष्टि से वो हमारे जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बना, जिसमें बहुत सारे हमारे चीनी मिट्टी के बर्तन हैं, बहुत सारी पॉटरी है। हम त्योहारों पे दीपक खरीदते हैं, हम
कुल्हड़ खरीदते हैं पानी पीने के लिए, और भी बहुत सारी पोल्ट्री का उपयोग हम घरों में करते हैं। और यही पोल्ट्री हमारे खिलौनों के रूप में, बहुत सारी साज सज्जा के रूप में भी हमारे पास हमारे घरों में रहती है और हमारे समाज में दिखलाई देती है। और इससे हमारे जो कला है और अभिव्यक्ति है उसका आदान प्रदान भी रहता है। तो इसी में कॉइल पोल्ट्री है। कॉइल पोल्ट्री अगर हम करना चाहें तो घर में कैसे कर सकते हैं, और वह बहुत आसान है कॉइल पोल्ट्री। उसको किस प्रकार से करना चाहिए, उसका तरीका तो साधारण ही है। उसमें जैसे मिट्टी पहले हमने किले, जैसे हमने पहले किले को, मिट्टी को तैयार किया था अपने इस मूर्तियाँ बनाने के लिए, उसी तरह से हमको मिट्टी बनानी है। बस इसमें, क्योंकि अगर हमको पकाने की आवश्यकता हुई तो इसमें थोड़ा कंकड़ ना हो, और मिट्टी में अगर आप मिला सकें तो थोड़ा भूसा, थोड़ी सी बजरी या लीद कुछ मिला लें, जिससे कि जब वो पकाया जाए तो उसमें से एयर निकल सके, तो वह और भी अच्छा हुआ। नहीं तो आप मिट्टी को साधारण रूप से बना लें और उसमें कंकड़ ना हो एक भी, और उसको कॉइल पोल्ट्री के रूप में आप कुछ भी कोई चीज़ बना सकते हैं। चाहे तो आप कोई कुछ आप खिलौना या सजाने की चीज़ भी बना सकते हैं, या फिर कोई आप ऐसा बर्तन भी तैयार कर सकते हैं। आगे की स्लाइड्स में हम देखेंगे, उसका हमने स्लाइड सम्मिलित किया है, और उसी के लिए एक डेमोन्स्ट्रेशन भी हमने आपके लिए तैयार किया है, जिसे अभी हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। कॉइल पोल्ट्री कैसे करेंगे। इसमें सर्वप्रथम आपको मिट्टी से सपाट एक लेई जैसी बनाकर आराम से प्रारंभ दोबारा से बताना। हाँ, इसमें इस तरह की आपको स्लैब बनाकर रखनी होंगी। इस तरह की स्लैब अगर आप बना सकते हैं किसी बेलन से, या इसको करके ऐसे बना लें। उसके बाद फिर आप इसको एक एक कर कर इस पर लेयर लगा, एक एक इसके ऊपर रख के इसको चिपकाते जाएं और बनाते जाएं। इस तरह से साधारण तरीके से आप घर में एक कॉइल पोल्ट्री तैयार कर सकते हैं। ऊपर से लिखा, यह जो कॉइल पोल्ट्री है वो पूर्णतः, ये जो पोल्ट्री आर्ट है ये हॉलो होती है, अंदर से पोली होगी, और इसीलिए इसको पकाया जा सकता है। इसको अगर हम लोग चाहते हैं कि इसको कठोर बना लें थोड़ा सा, जिससे कि इसको उपयोग कर सकें या लंबे समय तक संभाल के रख सकें, तो इसको अगर पकाया जा सकता है आसानी से। इसकी एक विधि है, उसके अंतर्गत इसको पका सकते हैं, और इसका टेम्परेचर 700-800 से कम ही होना चाहिए। 700-800 टेम्परेचर इसके लिए पर्याप्त है एक प्रकार से। और इसमें बहुत सारे प्रकार हैं पोल्ट्री आर्ट में, और बहुत सारे रंग भी हमें अलग अलग अंचलों में मिलेंगे पोल्ट्री का। जो भारत में पोल्ट्री है उसमें आपको दिखलाई देगा। सफ़ेद रंग के भी मेरे को टेराकोटा पोल्ट्री में मिल जाते हैं। दिल्ली के पास एक खुर्जा जगह है, वहाँ पर बहुत सारा काम होता है पोल्ट्री का। चुनार में है पोल्ट्री का, बहुत प्रसिद्ध पोल्ट्री है चुनार की। पोल्ट्री आर्ट से किस तरह से आप शिल्प आसानी से बना सकते हैं, और ऐसे ही मिट्टी की छोटी छोटी स्लैब आपको बनाकर रखनी है। उनकी मिट्टी की आप लेई बना लें और उसको बेलन से आप सपाट कर लें, और उसको धीरे धीरे आप एक के ऊपर एक करके चिपकाते जाएं उसको, और उसको उस तरह से फिर आपके पास एक कॉइल पोल्ट्री के रूप में आपके पास तैयार हो जाएगी।
थोड़ा इसको घुमा के भी दिखा देना एक बार सामने। हाँ, अंकित थोड़ा सा और घुमा दे, सीधा हो जाए बस। थोड़ा जूम करके दिखा सकते हैं। उसके पास में एक और पोट्री पहले से ही इसको बनाकर रखी है कि इस तरह के आप। आप पोट्री कर रहे हैं, श्री अंकित जी हैं हमारे यहाँ BFA 4th ईयर के में अध्ययनरत हैं अभी। कॉइल पॉटरी बहुत आसान है और इससे बहुत सारी उपयोगी, और आप अगर अपनी अभिव्यक्ति के लिए करना चाहते हैं तो इसको बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। बहुत सुन इसको अगर पकाना चाहें तो हम इसको पका भी सकते हैं। इसको एक साधारण टेम्परेचर में कमरे के अंदर इसको सुखाना होगा लगातार, कम से कम 5-7 दिन के लिए इसको छोड़ना होगा, उतनी आवश्यकता इसको सूखने में रहेगी। डायरेक्ट इसको सुखाने के लिए धूप में ना रखें और इसको सामान्य तरीके से ही, अपने नेचुरल तरीके से ही सूखने दिया जाए। उसके बाद एक विधि के अंतर्गत इसको पकाया जाता है, पका सकते हैं, जिससे कि ये हमेशा के लिए संरक्षित हो जाएगा और इसका एक अपना रंग भी निकल कर आएगा पकने के पश्चात। और इस तरह से कॉयल पॉटरी से आप बहुत सारी अलग अलग भिन्न भिन्न चीज़ें बना सकते हैं। पिछली बार एक डेमोन्स्ट्रेशन और किया था हमने कॉयल से कैसे, किस प्रकार से आप उससे पॉटरी कोई चीज़ बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं। एक पिछली बार भी एक थोड़ा सा हमने इसका बताया था। और एक स्लाइड्स में हम अभी आपको एक स्कल्पचर भी दिखाएंगे, एक हेड दिखाएंगे, वो भी कॉयल पॉटरी के माध्यम से ही बना है। उसके लिए बस थोड़ा सा उसको काम करने के लिए आपको थोड़ा सा और अभ्यास की ज़रूरत होती है। अगर आप लगातार अभ्यास करते रहेंगे तो आप फॉइल पॉटरी में इसमें सक्षम हो जाएंगे, इसको बनाने में इसमें हो जाएंगे। अच्छा, नेटवर्क चला गया। बात कर लो 2 मिनट, होना रहा है बाद में। अच्छा, हम्म, कि एक और बना सकते हो, कोई छोटा सा पॉट पॉट कुछ दीपक बना देना एक, है ना।
अभी भी नहीं आया। हाँ ठीक है। अभी स्टार्ट होने दो। बना के रख लेना कॉइल। हेड बना लोगे कॉइल। दिया बना देना, दिया है ना। स्टार्ट हो जाने। अच्छा बनाया, वेरी गुड। मेरा लाइव चल रहा है अभी, लाइव। हाँ हाँ। अच्छा, शुरू करो। अच्छा, क्षमा चाहते हैं, थोड़ा तकनीकी व्यवधान की वजह से अभी रुकावट आई। इस तरह से इस कॉइल पोट्री में आप बना सकते हैं। इसमें दीपक भी आप बना सकते हैं, गणेश प्रतिमा भी बना सकते हैं। बहुत सारा काम आप आसानी से इसमें कर सकते हैं। मैं बात कर रहा था कि अगर इसे पकाने की आवश्यकता है हुई तो इसके लिए आप साधारण रूप से आप किसी कमरे में या जो टेम्परेचर है उसमें इसको सूखने दें लगातार 5 7 10 दिन तक। और उसके बाद इसके इसको जो विधिवत पकाने की प्रक्रिया है उसको उसको आप कर सकते हैं। इसको सुखाने के लिए आप धूप में ना रखें ऐसे। अ, सिर्फ आपको किसी कमरे में ही, छायादार कमरे में इसको लगातार उसी टेम्परेचर में आपको सुखाना होगा। फिर से चला गया नेटवर्क। चलो, कैमरा नीचे दिख नहीं रहा है। अच्छा, इसी कॉइल पॉटरी में एक हम इस तरह का आपको दीपक अगर बनाना हो तो उसके बारे में भी बताएंगे कि कैसे बना सकते हैं। इसके पश्चात हम चाक पर कैसे बनाते हैं पॉटरी को, उसका डेमोन्स्ट्रेशन भी इसमें इस श्रृंखला में इसमें आपके लिए प्रस्तुत है। चाक के लिए जैसे कि हमारी जो परंपरा है, जो हमारे 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 जो मटके बनाए जाते हैं या दीपक बनाए जाते हैं वो चाक पर बनाए जाते हैं, जिसको कुम्हार बनाता है। तो वो उसको वो पारंपरिक चाक होता है। लेकिन अब जो चाक हैं वो मशीन के द्वारा, मशीन की मोटर से चलते हैं वो। और उससे वो उसमें हाथ से घुमाने की आवश्यकता नहीं होती, केवल उसमें मिट्टी रखकर आप उसको उससे बना सकते हैं। तो चाक, हालांकि आप चाहें तो कहीं चाक अगर उपलब्ध है तो आप उस पर भी आप पॉटरी कर सकते हैं। अगर आपके स्कूल में कहीं उपलब्ध है आपके पास, या अन्य किसी संस्थान में आपको मिलता है तो उसमें आप कर सकते हैं। उसके बारे में डेमोन्स्ट्रेशन अभी इसके पश्चात प्रारंभ करेंगे। कैमरा स्क्रीन उस पर नहीं है अभी। अच्छा,
अच्छा वो रिकॉर्ड हो गया क्या? तो मैं बोल रहा हूँ ये भी चल रहा है। सॉरी। थोड़ा सा तकनीकी व्यवधान आया है, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। और अ, इसमें हम उतने, हमारे पास संसाधन नहीं है उतने उस तरह के जो उपलब्ध हैं, उसके माध्यम से किया जा रहा है। और इसमें ये कॉयल पॉटरी से अ, दीपक अगर आप बनाना हो तो किस तरह से बना सकते हैं, इस तरह से दीपक बनाया जा सकता है। तकनीकी व्यवधान कई बार अच्छे संसाधनों में भी आ जाता है। सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, अलग से सब चीज़ें हैं, लेकिन किसी कारण से अचानक हो गया है। हमारे रोहित जी बहुत इसमें प्रयासरत और मेहनत करते हैं, और अभी शायद किसी श्रृंखला में ऐसा नहीं हुआ। इसके लिए हम आपसे आप क्षमा मांगते हैं। इसके पश्चात कॉयल पॉटरी के पश्चात चाक पर कैसे किया जाता है उसको, उस डेमोस्ट्रेशन को प्रारंभ करेंगे। उसका एक परिचय आपको कराते हैं। इसको दिखा, इस तरह से सुंदर आप से कॉयल पॉटरी के माध्यम से इसको आप बना सकते हैं। इस तरह से मिट्टी की तैयारी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, और उसके बाद आपका जो कार्य है वो थोड़ा सा आपको सोच समझ के, थोड़ा सा समझ कर करना होगा, और इस तरह से आप सुंदर शिल्प तैयार कर लेंगे आसानी से। और पकाने के लिए आपको थोड़ा सा किसी विशेषज्ञ की मदद लेनी होगी, और उसके बाद आप इसको पका भी सकते हैं। अब इसके पश्चात हम चाक पॉटरी, इसके दो प्रकार हैं पॉटरी के, एक चाक पॉटरी और कॉयल पॉटरी। इसके माध्यम से इसको किया जाता है। और कॉयल पॉटरी बहुत आसान है, मैंने जैसे ही बताया। इसके बाद आप चाक पॉटरी के लिए हमको एक चाक की आवश्यकता होती है। और पारंपरिक चाक लगभग मुझे लगता है कि सभी लोगों ने देखा होगा। तो लेकिन अब जो पारंपरिक चाक है उसकी जगह मशीन से चाक को उसको किया जाता है, और उसका उसका इस्तेमाल उसी तरह से होता है जैसे उसमें उस समय होता था। तो हम चाक पर कैसे करेंगे उसका डेमोस्ट्रेशन प्रारंभ करेंगे। इसमें एक मोटर, चाक है और एक मोटर लगी हुई है। उस पर मिट्टी को कस के दबा के उसमें रखा जाता है मिट्टी को। और उसमें फिर इस तरह से जैसे आपने देखा होगा, धीरे धीरे मिट्टी से करके आप फॉलों में दीपक या अन्य बर्तन आप बना सकते हैं। चाक में थोड़ा कुशल हाथों की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसको मिट्टी को हैंडल करना होता है उसको। इसलिए थोड़ा इसमें आप जब इसमें पारंगत हो जाएं तो आप चाक पर काम कर सकते हैं। और मध्य प्रदेश में भोपाल में भारत भवन एक संस्थान है, वहाँ पर सिरेमिक का बहुत अच्छा स्टूडियो है। वहाँ पर बहुत सारे कलाकार इसमें सिरेमिक में काम करते हैं।
पॉटरी बहुत सुंदर कला है। बाद में बहुत सारी पॉटरी पर आपको पेंट भी मिलेगा, जिसमें इसकी अपनी एक विधि है इस पर चित्र बनाने की, और इस पर चित्र भी बनाए जाते हैं सिरेमिक पॉट पर। रंगीन चित्र इसमें आपको मिल सकते हैं। कलर्स भी फायर किए जाते हैं, अलग अलग तरह के कलर्स मिलेंगे पॉटरी में। इस प्रशिक्षण में अभी हम आपको बहुत जो दिखा रहे हैं वो छोटे छोटे दीपक बनाना बता रहे हैं। अगर और बड़ा अभ्यास की जाए और समय अगर रहे तो आप बड़े बड़े जो पॉट हैं वो भी बनाए जा सकते हैं, और बहुत सुंदर इसमें हेड वगैरह भी बनते हैं। आप जितनी कुशलता आप आपके हाथ में होगी और काम करने की जो लगन है उसमें आप करते जाएंगे, तो अलग अलग तरीके के आप इसमें प्रयोग भी कर सकते हैं, और इसको अपनी अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम के रूप में इसका उपयोग किया जा सकता है। आप श्री सम्मी विश्वकर्मा जी हैं जो इस पर आपको बता रहे हैं पोट्री पर। कुछ स्लाइड्स भी हैं जो अभी हम आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे पोट्री पर, किस तरह से कॉयल आर्ट से पॉट हेड बनाया गया है वो अभी आगे देखेंगे। इसमें थोड़ी सावधानी की आवश्यकता होती है शेप को लाने के लिए, और कुशल हाथों की। धीरे धीरे अभ्यास किया जाए तो वह हासिल हो जाता है। अलग अलग तरीके के आप पॉट बना सकते हैं, बड़े छोटे। ऊपर से भी थोड़ा सा मुंह बंद कर सकते हैं उसको धीरे धीरे लाकर। एक थोड़ा सा ऊपर जो वो है ना उसको थोड़ा सा छोटा करने की, बड़ा सा लाके छोटा करने की। मिट्टी को बहुत, इसमें जो मूर्ति बनाने के लिए मिट्टी का जब इस्तेमाल होता है तो वो उतनी आवश्यकता नहीं होती है मिट्टी को अच्छे बनाने की। उसमें थोड़ा सा मिट्टी
लेकिन पॉटरी में जब पॉट करेंगे तो मिट्टी बहुत चिकनी की मिट्टी की थोड़ी सी आवश्यकता होती है कि उसमें कंकड़, किसी भी प्रकार का कंकड़ ना हो, नहीं तो उसका जो शेप है वो नहीं आ पाएगा। इसलिए मिट्टी बहुत अच्छी तरह से तैयार करें अगर आप सिरेमिक में या पॉटरी आर्ट करना चाहते हैं। आपके हाथों पर इसमें निर्भर करता है कि आप किस तरह का पॉट बनाना चाहते हैं। धीरे जिस तरह से आप उसको अपने हाथ कुशल हाथों का उपयोग करते जाएंगे और उसको जिस शेप में लाना चाहेंगे उस तरह के शेप में आप उसकी पॉटरी बना सकते हैं। और थोड़ा सा सूखने के बाद आप किसी चीज़ से इसको प्रेस करेंगे तो ये अलग अलग आकार में भी आ जाएगा। चाक पर से उतारने के बाद आप इस पर किसी चीज़ से प्रेस करेंगे तो अलग अलग शेप में, कुछ क्रिएटिव शेप में ये निकल आएंगे। और ये अभी हम आपको बस एक डेमोन्स्ट्रेशन के रूप में छोटे छोटे बनाना बता रहे हैं, और इसी चाक पर बहुत बड़े बड़े आकार के पॉट बनाए जा सकते हैं। और ये चूंकि विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षण का कार्यक्रम है, इसलिए उसी स्तर पर इसमें कोशिश की जा रही है कि उन बच्चों को की कला रुचि को बढ़ाने के लिए और उनको प्रशिक्षण देने के लिए किया जा सके ज़्यादा से ज़्यादा। हमारे साथ बहुत सारे शिक्षक भी जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं कि इससे परिचय करा सकें उनका। चित्रकला, मूर्तिकला एक अभिव्यक्ति का बहुत सशक्त माध्यम है, और यह अभिव्यक्ति बहुत मौन तरीके से की जाती है। और इस तरह से यह एक तरह से नेत्रीय कला है जिसका संप्रेषण नेत्रों के माध्यम से ही होता है। कलाकार उसको अपने हाथों से और नेत्र देखकर उसको बनाता जाता है, और जो दर्शक है वह भी अपने नेत्रों से ही उसको दृष्टि से ही उसको ग्रहण करता है। यूँ तो विचार व्यक्त तो सभी में किए जाते हैं इस तरह से, लेकिन अभिव्यक्ति पूर्णता एक तरह से नेत्रीय कला के माध्यम से होती है इसमें। पोट्री में पेंट करने की भी बड़ी परंपरा है और उसकी एक अपनी तकनीक है। इस पर पेंट भी किया जाता है, पेंट होता है, बहुत सारे कलर फायर किए जाते हैं, अलग अलग रंग की पोट्री होती है, इसलिए इसको पसंद किया जाता है सजाने में, खिलौने में, इसमें उपयोग करने के लिए। मनुष्य की बहुत प्रिय वस्तु रहा है घरों में पोट्री आर्ट, और ज़्यादातर प्राय सभी घरों में पोट्री दिखाई देगी। अब थोड़ा सा कुछ जो स्लाइड्स हमारी रह गई हैं उस पर हम बात करेंगे, और आप कोशिश करेंगे तो कुछ कॉइल पॉटरी आपके माध्यम से आप कर सकेंगे। मुझे विश्वास है कि थोड़ा सा मिट्टी बनाने में आपको सावधानी रखनी है, उसके बाद आप थोड़ा अभ्यास करते जाएं तो आप मूर्तिकला में पारंगत हो सकते हैं। धीरे धीरे आप चित्रकला में स्टिल लाइफ कीजिए घर पर बैठकर, उसमें आप स्टिल लाइफ का पिछली बार बताया था कि जो जैसे घर में जो पॉट होते हैं हमारे पास, या कोई हमारे परिवार का व्यक्ति अगर कुछ देर के लिए बैठा हुआ है कहीं पर, तो आप लाइफ स्टडी भी कर सकते हैं, पोर्ट्रेट स्टडी भी कर सकते हैं, आप बना सकते हैं। कुछ स्लाइड्स हम दिखाना चाह रहे हैं उसके अभी जो रह गई थी उसके बारे में। और पॉटरी के जो दो प्रकार थे हमने उस पर बात करी।
एक स्लाइड्स है हमारे पास जिसमें हेड बना हुआ है, और उस वो जो हेड है वो उसको कॉइल पॉटरी से ही बनाया गया है। उसमें आप धीरे धीरे उसको जोड़कर कर सकते हैं इस तरह से आगे उसको उसमें हेड भी आप बना सकते हैं। और कॉइल जैसे चाक पॉटरी है, कॉइल पॉटरी है, इसमें इसमें जब थोड़ा सा ये सूख जाए तो इसमें आप इसकी कटिंग कर कर आप अंदर से जालीदार भी इसको आप बना सकते हैं, जिससे इसमें आप प्रकाश डालेंगे तो उसका एक प्रकाश आएगा तो एक अलग प्रभाव में आपको दिखाई देगा, रोशनी उसमें से निकलेगी और अच्छा वो दिखेगा। और धीरे धीरे आप इस काम करते जाएंगे तो इसमें कुशल होते जाएंगे, मिट्टी को बनाने का तरीका आपको मालूम हो जाएगा, इसका इस्तेमाल का तरीका मालूम हो जाएगा, इसके सूखने की पद्धति आप समझ सकते हैं। इसको पकाने की पद्धति के लिए एक अलग आवश्यकता होती है, अगला श्रृंखला जब होगी तो किस तरह से इसको पकाना चाहिए उसको हम स्लाइड्स के माध्यम से आपको ज़रूर बताएंगे। और मैंने कुछ श्रृंखला में कला रुचि बढ़ाने के बारे में, भारतीय हमारी कला की जो विरासत है, एक समृद्ध विरासत है जो पूरे विश्व में हम उस पर गौरव कर सकते हैं, उसके बारे में प्रकाश डाला था। और वह हमारे साथ में बहुत सारे शिक्षक भी जुड़े हुए हैं विद्यार्थियों के साथ साथ, और जो हमारे विद्यार्थी हैं वह भी हमारे इस गौरवशाली इतिहास को जान सकें, समझ सकें, उस पर गर्व कर सकें, इसलिए बताया गया था। और उसके साथ साथ साधारण तरीके से घर में कैसे आप इसको कर सकते हैं, तो आप इसको स्टिल लाइफ है या पोर्ट्रेट है, लाइफ स्टडी है, ड्राइंग है, या मूर्ति कला में आप कैसे कॉइल पॉटरी कर सकते हैं, या कैसे आप गणेश प्रतिमाएं बना सकते हैं, उसके बारे में हमने आपको बताया था। तो अगर आप छोटे छोटे क्रम में अभ्यास करेंगे तो आप इसको कर सकेंगे। अगर किसी प्रकार की मदद की अगर ज़रूरत है, आप अगर चाहते हैं, तो आप विशेष समय लेकर हमारे यहाँ के जो शिक्षक हैं या उनसे उनसे भी बात कर पूछ सकते हैं। अगर किसी प्रकार की अगर दिक्कत आ रही है किसी चीज़ में, तो हम आपकी ज़रूर मदद करेंगे इसमें आपको। और इसी के साथ अगली श्रृंखला में हम और अन्य तकनीकों पर और अभिव्यक्ति के जो अलग अलग माध्यम है उसको लाने का प्रयास करेंगे। और अगर मेरे इस प्रशिक्षण में कहीं हमसे त्रुटि हुई हो तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, और आगे कोशिश करेंगे कि उसमें सुधार कर सकें। इसी के साथ मैं बहुत फिर से पुनः बहुत आभारी हूँ राज्य शिक्षा केंद्र का और हमारे विश्वविद्यालय के समस्त कर्मचारी, जिनसे हमको छोटा छोटा सहयोग मिलता है और हम यहाँ तक इस स्थिति तक तैयार हो सकते हैं। और हमारे माननीय कुलपति सर प्रोफेसर साहित्य कुमार नाहर सर का, और हमारे कुल सचिव जी श्री दिनेश पाठक जी का। जी, इसी के साथ मैं इसको समाप्त करने की अनुमति चाहता हूँ। नमस्ते।